हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 7वां लेक्चर देखना है। और आज हम देखने वाले हैं निषेचन के आगे, जाइगोट तक की चीजें हमने देख ली थी, अब हम देखने वाले हैं जाइगोट का विकास। और आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा होने वाला है क्योंकि आज की स्लाइड बहुत अच्छी बनी है और आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, जाइगोट के विकास की बात आती है तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि जो जाइगोट है ना बच्चा, उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अभी तक आपने देखा कि जाइगोट बन चुका था, ये जाइगोट सामने आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और ये समसूत्री विभाजन देर तक लगातार चलता रहता है। इससे क्या होता है, विदलन होने लगता है। और जो विदलन होता है बच्चा, विदलन में दो तरीके की चीजें आपको जरूर ध्यान देनी है कि इसमें एस अवस्था तो पाई जाती है, इसमें एस अवस्था तो बच्चा पाई जाती है, लेकिन G1 एंड G2 अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि एस अवस्था क्या होती है, G1 अवस्था क्या होती है, G2 अवस्था क्या होती है, तो बच्चा इसके लिए आप 11th क्लास का सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है उसको जरूर पढ़ लें क्योंकि उसमें सारी चीजें डिटेल में दी हुई हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने देखा जो जाइगोट था, जाइगोट में समसूत्री विभाजन हुआ, ये तेजी दर से लगातार हो रहा है जिससे विदलन विदलन फेस होती है, लेकिन G1 G2 फेस नहीं पाई जाती है। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम देखने वाले आगे कि जो विदलन है बच्चा ना, तो विदलन से क्या होगा, जो युग्मनज था, युग्मनज में न्यू सेल का निर्माण हो जाएगा और इन न्यू सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन न्यू सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सामने आपको जाइगोट दिख रहा है और जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में होगा विदलन, विदलन के जरिए क्या होगा, न्यू सेल का निर्माण होगा। और ये जो न्यू सेल है ना, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। आपको दिख रही होंगे यहाँ पर दो सेल निर्माण हुई है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो विदलन है ना, विदलन निषेचन के 36 हावर में होता है। मतलब जैसे निषेचन होता है, जैसे कि आपने पढ़ा कि निषेचन तक की क्रिया तो हमने पढ़ी थी, तो निषेचन के बाद जो 36 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद स्टार्ट होता है क्या, विदलन। और पहला विदलन जो होता है वो 36 घंटे पर होता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना है। अब जैसे जैसे इसका विकास होता है, जैसे जैसे युग्मनज का विकास होता है, तो जो युग्मनज है वो गर्भाशय की तरफ गति करता रहता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक डायग्राम में समझाने जा रहा हूं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम से इस चीज को मैं क्लियर करता हूं। देखिए, जब युग्मनज 2 सेल का था, यहाँ पर आपको 2 सेल दिख रही होंगी, जब युग्मनज 2 सेल का था तो ये फैलोपियन नलिका है, ठीक है, ये फैलोपियन नलिका है। पूरी फैलोपियन नलिका मैंने नहीं बनाई है, जितनी समझाने वाली चीजें थी वो ही मैंने ली है। पूरी फैलोपियन नलिका आप बना सकते हैं आगे, पूरी जाके सिर्फ फैलोपियन नलिका है, ठीक है। तो जब फैलोपियन नलिकाओं पर क्या होता है, युग्मनज का विकास होता है और जैसे जैसे युग्मनज का विकास होता रहता है, मतलब जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ नंबर बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं तो ये गर्भाशय की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, आगे गर्भाशय जुड़ा होता है, यहाँ पर कहीं होता है गर्भाशय। तो ये क्या हो रहा है, देखिए आप युग्मनज को देखिए, पहले ये यहां था, फिर ये यहां पर आया और फिर ये यहां पर आया, और जब तक ये यहां पर आया तो ये 8 सेल का हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी कि जैसे जैसे युग्मनज का विकास हो रहा है वो गर्भाशय की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इट इज क्लियर। अब ये 8 सेल से जैसे 16 सेल का निर्माण करता है, यहां पर 8 से 16 सेल का निर्माण हो जाता है। और ये जैसे 8 से 16 सेल का बच्चा निर्माण होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोरोला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 8 से 16 सेल वाले युग्मनज को हमको क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम बोलते हैं मोरोला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार नीट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन भी इसी पॉइंट से था। तो यहां पर इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। अब मैं आगे समझाता हूं आपको। अब देखिएगा, अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे, जैसे जैसे गति होती रहती है, युग्मनज का विकास होता रहता है, तो यहां पर युग्मनज की साइज पर कोई असर नहीं आता। युग्मनज की साइज सेम है, लेकिन जो ब्लास्टोमेयर्स हैं उनकी साइज घटती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप कैसे समझ सकते हैं, इस डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं। ये डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला साइज और ये वाली साइज, ये वाली साइज तीनों सेम है। लेकिन अगर आप देखेंगे सेल, तो 2 सेल यहां पर हैं, 4 सेल यहां पर हैं और 8 सेल यहां पर हैं। और जो ये सेल हैं वही क्या है, ब्लास्टोमियर्स हैं। तो देखेंगे ये वाली ब्लास्टोमियर्स इतनी बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये वाली इतनी छोटी हो गई, ये वाली और छोटी हो गई। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो युग्मनज की साइज तो सेम रहती है, लेकिन जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनकी साइज क्या होती है, लगातार घटती रहती है। और मोरोलम तो देखिए कितनी कम हो गई, इतनी छोटी हो गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको
तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। देखिए पॉइंट वाइज चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आप अच्छी तरीके से लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो चीजें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें देखते हैं। आपने क्या देखा, मोरोला बन चुका है, यहां तक की चीजें आपने देख ली। इस पर जो ब्लास्टोमेयर्स हैं यहाँ पर कुछ एक परत बना लेती हैं चारों तरफ, एक पॉइंट मैंने डाल के लिखा, वहां से आप चीजें क्लियर कर सकते हैं। मोरोला के बाहर ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो एक परत के रूप पर व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोनोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोनोब्लास्ट या पोस्टकोरक भी इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर दो तरीके की और चीजें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर एक गुहा का निर्माण हो जाता है जो कि सामने आपको दिख रहा होगा, और बहुत सारी सेल एक जगह इकट्ठी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट सेल मास। इट इज क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। आगे मैंने नोट डाल के ये चीजें लिख भी दी हैं कि इनर्ट सेल मास क्या होता है, कहां पर बनती है, कैसे बन जाती हैं, और एक गुहा का निर्माण भी हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कोरक गुहा, और इस संरचना को हम बोलते हैं कोरक। तो कोरक गुहा, कोरक आपको समझ में आ गया होगा और यहां तक की सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। अब मैं बढ़ता हूं आगे और आगे की चीजें क्लियर करता हूं। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो पोस्टकोरक था ना, पोस्टकोरक गर्भाशय के अंतः स्तर से जुड़ेगा। आपको पता था कि जो युग्मनज है वो गर्भाशय की तरफ बढ़ रहा था लगातार, तो अब वो गर्भाशय तक पहुंच चुका है। और अब गर्भाशय तक पहुंचा तो सबसे बाहरी वाली परत कौन सी थी? सबसे बाहरी वाली परत थी पोस्टकोरक वाली, जिसको हमने ट्रोफोनोब्लास्ट बोला था। तो ये जब बाहरी वाली परत है, ये क्या करेगी, गर्भाशय के अंतः स्तर से जुड़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बना दिया है, डायग्राम पहले आप देख लें, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो डायग्राम है बेसिकली यही डायग्राम है जो सामने आपको दिख रहा होगा, बस ये 3D में डायग्राम बना हुआ ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि ये डायग्राम आप अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। एक्चुअली में जो होता है उसी तरीके कुछ दिखता है। ठीक है, तो ये जब बढ़ता है आगे और ये गर्भाशय तक पहुंच जाता है तो एक गर्भाशय में ऐसे कुछ जुड़ जाता है। यहाँ पर आपको चीजें दिख रही होगी, ये यहाँ वाला पॉइंट देखिए जहां पर मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये गर्भाशय की अंतः स्तर से जुड़ जाता है, और जैसे ये अंतः स्तर से जुड़ता है तो गर्भाशय की कोशिकाएं क्या करती हैं, पोस्टकोरक को ढक लेती हैं। आपको दिखेगा भी, अगर सपोज दैट ये गया, ये गर्भाशय के पास गया और गर्भाशय के अंतः स्तर से जुड़ गया, इतना ये गर्भाशय के अंदर स्तर से जुड़ गया, तो होगा क्या है, जो इतनी सेल हैं वो तो गर्भाशय से ढकी जाएंगी ना। तो वही चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं अंतःरोपण। देखिए अंतःरोपण को एक बार मैं और क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बचा हो। होगा क्या, जैसे जैसे युग्मनज का विकास होता है वो गर्भाशय की तरफ बढ़ता रहता है, और जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो गर्भाशय तक पहुंच जाता है, और जब पूर्ण रूप से विकसित होता है तो उसमें पोस्टकोरक का निर्माण हो चुका होता है। तो जैसे वो गर्भाशय तक पहुंचता है, तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे बाहरी वाली जो मेम्ब्रेन थी वो पोस्टकोरक थी। मतलब जो गर्भाशय से ये जुड़ेगा, जब गर्भाशय से इसका जुड़ाव होगा तो किससे जुड़ेगा, पोस्टकोरक से जुड़ेगा। और जैसे वो पोस्टकोरक से जुड़ेगा तो जो गर्भाशय है, जो गर्भाशय की सेल हैं, वो क्या करेंगी, पोस्टकोरक को ढक लेंगी। यहां तक की चीजें क्लियर हुई, और यही कहलाता है बच्चा अंतःरोपण। इट इज क्लियर, तो अंतःरोपण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अंतःरोपण के पॉइंट को देखेंगे। अंतःरोपण जो होता है बच्चा, वो निषेचन के 6 से 7 दिन के पश्चात होता है। ठीक है, 6 से 7 दिन तक मतलब क्या होगा, 6 से 7 दिन जो युग्मनज है उसका विकास होता रहेगा, और जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तभी तो गर्भाशय तक पहुंचेगा, और जब गर्भाशय तक पहुंचेगा तभी जाके अंतःरोपण होगा। इट इज क्लियर। अब देखिए 6 से 7 दिन पश्चात तो होता है, और ये 2 वीक में पूरा हो जाता है। 2 वीक में अंतःरोपण क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अंतःरोपण के पश्चात पोस्टकोरक पर एक उंगली नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं जरायुज अंकुरण, और यही जरायुज अंकुरण आगे जाकर अपरा का निर्माण करती है। इट इज क्लियर। अब हम देखेंगे जो ये अपरा होता है ये क्या होती है, क्योंकि यहां पर एक अपरा, एक नया वर्ड आपको देखने के लिए मिला होगा। तो अब अपरा के पॉइंट देख लेते हैं। जो अपरा होता है बच्चा, अपरा क्या होता है, ये भ्रूण और मात्र शरीर के साथ संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का कार्य करता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी, भ्रूण और मात्र शरीर की। ठीक है, मतलब एक माता की और एक भ्रूण जो माता के पेट पर पल रहा है उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है बच्चा, वो क्या है, वो अपरा है। इट इज क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे देखिए ये अपरा करता क्या है। तो अपरा का मेन काम क्या होता है कि ऑक्सीजन वगैरह को अंदर ले जाना, मतलब ऑक्सीजन का अंदर ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि भ्रूण पर बन रही होगी उसको क्या कर देता है, बाहर निकालता है। उसके साथ साथ अवशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करता है। इट इज क्लियर। और ये जो प्लेसेंटा होता है ना,
प्लेसेंटा नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ता है। अब यहां पर एक नया वर्ड आया, नाभिरज्जु। आखिर ये नाभिरज्जु क्या होती है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, नाभिरज्जु से पहले हम देख लेते हैं जो अपरा है वो किन किन हार्मोन का स्राव कर रहा है। हर कई तरीके के हार्मोन का भी स्राव करता है क्या, अपरा। तो अपरा एक अंतःस्रावी रूप में हार्मोन का स्राव भी करता है। कौन कौन से हार्मोन का स्राव करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एचपीएल हो गया, एचसीजी हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन हो गया, ईटीसी, इस तरह के हार्मोन का भी स्राव ये करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, वैसे तो मैंने आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का तो बता ही दिया है, लेकिन मैं बता दूं एचपीएल और एचसीजी हार्मोन, ये दोनों हार्मोन के वर्क भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों हार्मोन के जो वर्क हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हार्मोन एचपीएल, जिसे हम बोलते हैं मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन, ये काम क्या करता है बच्चा, ये इसका बहुत ही छोटा सा काम होता है। ये करता क्या है, कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्राव के लिए प्रेरित करता है, ताकि जो एंड्रोमेट्रियम है वो मोटी व स्रावी बन सके। ठीक है, क्योंकि एंड्रोमेट्रियम जो बाहरी वाली परत है एंड्रोमेट्रियम, उनका मोटा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आगे देखें, अब ये क्या करता है, ये एक तरीके का प्रेगनेंसी टेस्ट भी देता है। क्यों, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये तभी बच्चा स्रावित होगा जब प्रेगनेंसी आएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का प्रेगनेंसी वाला हार्मोन होता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने के लिए मिलता है, इसके आगे पीछे देखने के लिए नहीं मिलता। इट इज क्लियर बच्चा। अब हम देखने वाले हैं आगे वाले हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं मानव जरायुज गेनोडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन जो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज व अमीनो अम्ल का स्तर बढ़ाता है। क्या करता है बच्चा, ब्लड में ग्लूकोज व अमीनो अम्ल का स्तर बढ़ाता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डालकर लिखा है, बस इस हार्मोन का आपको एक ही वर्क याद रखना है कि ये ब्लड में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल के स्तर को बढ़ा देता है। यहां पर एक नोट है जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि प्रेगनेंसी, ये नोट नहीं है बच्चा, ये नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हार्मोन कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी गर्भकाल पर ही देखने के लिए मिलता है। तो 3 तरीके के हार्मोन हो सकते हैं, एचपीएल, एचसीजी और रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन कम मात्रा पर। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब हम देखने वाले हैं अम्बिलिकल कार्ड के बारे में, जिसे मैंने नाभिरज्जु बोला था। जो नाभिरज्जु है वो क्या करती है बच्चा, भ्रूण को अपरा से जोड़ती है। और ये क्या करती है, इनमें रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती हैं, एक सिरा और 2 धमनी पाई जाती है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिरा होती है वो हमेशा अशुद्ध रक्त को ले जाती है और धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन यहां पर धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाएगी और सिरा क्या करेगी, शुद्ध रक्त को ले जाएगी। जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त को भ्रूण से बाहर निकालने का काम करेगी, और जो सिरा है वो शुद्ध रक्त को मां से भ्रूण तक ले जाएगी। इट इज क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब यहां पर एक डायग्राम द्वारा आप ये देख सकते हैं कि अम्बिलिकल कार्ड है क्या। ये यहां पर एक आपको कार्ड टाइप दिख रहा होगा, ये जो कि माता और भ्रूण को जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, अम्बिलिकल कार्ड बोलेंगे। इट इज क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। तो देखिए, आज हमने भ्रूण तक की चीजें देखी, कल हम देखेंगे भ्रूण का विकास, और भ्रूण के विकास में हम सारी चीजें देखेंगे कि एक बच्चे का निर्माण कैसे हुआ। आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। बहुत ही सिंपल वे पर हमने पढ़ा है, आपको समझ में भी आया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें या फिर आप डाउट काउंटर पर जाकर अपने क्वेश्चन को पूछें। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।